तो शुरुआत करते हैं इस कोट से। एजुकेशन एक सबसे ताकतवर वेपन है जिसके इस्तेमाल से दुनिया बदली जा सकती है, बाय एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन दुख की बात यह है कि इसी भारत में शादियों का खर्च 11 लाख करोड़ है, वहीं एजुकेशन के लिए कुल बजट हमारा 1.3 करोड़ है, यानी 10 गुने का अंतर है। अगर वहीं 11 लाख करोड़ हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करते तो आज हमारी क्या क्या क्षमताएं होती। हम एक इनोवेटिव कंट्री होते, बेस्ट स्किल्ड वर्क फोर्स हमारे पास होते। आज की तरह नहीं कि एक एआई आ गया और सब जगह रोना पड़ गया कि हाय अब क्या होगा। शायद हम खुशी से उसको एक्सेप्ट करते और कुछ बेहतर करते एआई का यूज करके, उसे मानव कल्याण में लगाते, ना कि भागते। अगर हम आज भाग रहे हैं इसका केवल कारण यही है कि हमारी एजुकेशन का लेवल इतना नीचे है कि थोड़ी सी टेक्नोलॉजी सेक्टर में छींके भी आ जाए तो हमें तूफान लगता है। एजुकेशन होने पर पब्लिक अवेयरनेस होती, हर बंदे के अंदर सही और गलत में अंतर करने का क्षमता होता। क्योंकि अगर आप आज एक गहरी टॉपिक छेड़ भर दो, लोगों के सर के ऊपर से निकल जाता। और कहा गया है इंसान हो या देश, ग्रो वही करता है जिसने तर्क करना सीख लिया, और तर्क की आत्मा है एजुकेशन। नो एजुकेशन नो लॉजिक। और आप ही लोग तो शिकायत करते हैं जब समाज में कोई बुराई चल रही हो और उस पे स्टैंड लेने की बारी हो तो कोई खड़ा नहीं होता। बट जितनी एजुकेटेड कंट्री है लाइक अमेरिका, अगर वहाँ कोई भी मूवमेंट होता है तो लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन कैसे? वो ऐसे क्योंकि वे एजुकेटेड हैं, जिससे उन्हें उस मूवमेंट की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट ब्रिटिश बीच क्लीनिंग, ये एक बीच क्लीनिंग मूवमेंट था जहाँ अकॉर्डिंग टू द मरीन कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ यूके लगभग 11,000 लोग वहां वॉलेंटियर हुए क्लीनिंग के लिए। और वहीं इंडिया जहां की पॉपुलेशन 2-4 नहीं है बल्कि 25 गुना ज्यादा है वहां से, बट अगर मूवमेंट में पहुंचना हो तो शायद 100 लोग भी ना पहुंचे। ओवरऑल देखा जाए तो केवल एजुकेशन से बेहतर एक इंसान नहीं जबकि पूरा देश बदल जाता है। लेकिन अगर एजुकेशन में इतना ही क्षमता है तो क्यों नहीं लोगों ने इसे अपनाया? गलत, लोगों ने इसे अपनाया था लेकिन किसी ने इसे छीन लिया। तो शुरू करते हैं कुछ फैक्ट से। वैदिक पीरियड से ही हमें ये पता चलता है कि उस समय भी फीमेल पार्टिसिपेशन अच्छा होता था। फॉर एग्जाम्पल गार्गी व चकनवी, एक फेमस फिलोसफर अपने टाइम की, यानी अगर फीमेल पार्टिसिपेशन था तो मेल पार्टिसिपेशन भी अच्छा रहा होगा। वही ऋग्वेदा में भी देखा जाए तो कई भजन हैं जो इंडिकेट करते हैं फीमेल पार्टिसिपेशन को। मिडिवल पीरियड में भी सेम चीज है। और गुप्ता पीरियड में तो ये कहा जाता है कि ये एक गोल्डन एज था जब इंडियन कल्चर, आर्ट और साइंस काफी ग्रो हो रहे थे। इस अवधि में कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की संस्थापना भी हुई जहाँ दोनों जेंडर पढ़ा करते थे। वहीं इसी काल में कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम में एक पढ़ी लिखी कैरेक्टर विदूषिका की चर्चा की गई है जो इंडिकेट करता है एजुकेशन एग्जिस्टेंस का। वहीं बुद्धिस्ट पीरियड में आ जाए 6th सेंचुरी BC टू 5th सेंचुरी C तक नालंदा यूनिवर्सिटी में भी फीमेल पार्टिसिपेशन के एविडेंस मिले हैं। यानी अगर फीमेल पार्टिसिपेशन इतना हो सकता है तो सोचिए मेल पार्टिसिपेशन कितना रहा होगा। तो हम इसको ऐसे समझें कि उस समय भी एजुकेशन को बहुत महत्व दिया जाता था। यूं कहें हम इंडियन सोसाइटी काफी अमीर सोच वाले थे एजुकेशन के सेक्टर में। जैसे आज हम जाते हैं फॉरेन कंट्री फॉर बेस्ट एजुकेशन, वैसे ही लोग हमारे यहाँ आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में फॉर द बेस्ट एजुकेशन। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करना छोड़ के महंगी शादियों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो कहानी शुरू होती है 12th सेंचुरी से जब तुर्की और मुगलों ने आक्रमण करना शुरू किया भारत पे, जिसमें इन लोगों ने सारी पढ़ाई लिखाई के संसाधनों को बर्बाद कर दिया। कहा जाता है नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाने के बाद इतनी बुक्स थी वहां कि उसे जलने में महीनों लग गया। और आने वाले हर शासक ने अब यही तरीका अपनाया। उसने एग्जिस्टिंग कल्चर, आर्ट्स, फिलॉसफी और उन सभी सोर्सेस को जिससे हमें जीने का सही तरीका मिलता था बर्बाद करना शुरू कर दिया। क्योंकि आसान तरीका होता किसी पे राज करने का कि उसकी हिस्ट्री को जला दो, और ऐसा सिस्टम को स्टैब्लिश करने लगे जिससे उनको ज्यादा मुनाफा हो, उनका काम आसानी से हो, ना कि ऐसी व्यवस्था कि लोग अच्छा और शांतिपूर्ण जीवन जिए। अब जब भी आक्रमण होता तो उस क्षेत्र की महिलाओं का, खासकर कुंवारी लड़कियों का रेप और उनसे बदतमीजी की जाती, जिससे बचने के लिए आम लोगों ने उनको घर तक सीमित कर दिया। क्योंकि कुंवारी लड़कियों पर ज्यादा अत्याचार होता था, इससे उनकी शादियां बचपन में कराने लगी। अगर एक कुंवारी लड़की के साथ दुर्व्यवहार हो जाता तो उसकी शादी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाती थी और समाज भी उसे अपनाने से मना कर देता, जिसके परिणाम में उसे अकेले जीवन बिताना पड़ता या तो आत्महत्या करना एक लास्ट ऑप्शन उसके पास बचता था। रेस्ट्रिक्शन और जल्दी शादी ने उन्हें काफी दूर कर दिया। और वहीं मेल पॉपुलेशन को या तो युद्ध में आर्मी के तौर पे ले लिया जाता या फिर शासकों के वहां नौकरी करना, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसका नौकर पढ़ लिख सके, क्योंकि अनपढ़ पर शासन करना आसान होता है। शासकों ने ऐसी स्थिति बना दी कि लोगों ने अपनी प्राथमिकता एजुकेशन से शिफ्ट करके सर्वाइवल पे कर दिया और धीरे धीरे यही सिचुएशन आम जीवन का हिस्सा बन गई। अब लोग लड़कियों को घर में रखना और मर्दों को ही केवल बाहर जाके कमा के लेके आना एक आम जीवन का व्यवहार बन गया, जिसमें पढ़ाई लिखाई का कोई स्कोप नहीं था।
था। स्थिति ऐसी आ गई कि फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल साधन जैसे कहानियां, लोकगीत, ये सब में कुछ न कुछ ज्ञान होता था। लेकिन युद्ध और शासन ने सभी तरीकों को लगभग खत्म ही कर दिया और धीरे धीरे शिक्षा का गिरता स्तर, लोगों के बीच गिरती सोच ने सुशासन और गरीबी को जन्म देना शुरू कर दिया। उसके बाद मॉडर्न टाइम में भी कॉलोनियल सिस्टम ने गरीबी और निचले स्तर के सिस्टम को काफी बदतर कर दिया। अब डॉरी कंपलसरी हिस्सा बनने लगा। हालांकि महाभारत में भी दहेज प्रथा की चर्चा की गई है, लेकिन ये केवल लव एंड सपोर्ट के रूप में था। बट ये कंपलसरी पेमेंट बन गया क्योंकि लोग इसको पैसा बनाने का सोर्स बना दिया बजाय के रिश्तों को अहमियत देने की। और इस तरह दहेज ने शादियों को और भी एक्सपेंसिव बना दिया। और इसी मॉडर्न टाइम में लोगों ने पढ़ाई लिखाई का मजाक तो तब बना दिया जब लोग ये कहने लगे पढ़ाई लिखाई से क्या ही होता है। लेकिन ये दर्द से निकली आवाज। सोचिए, जहाँ 45,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस हों, लेकिन 10% से भी कम कॉलेज जिसमें पढ़ने के बाद आप लायक होते हैं जॉब मार्केट के लिए, और यही बचे 90% बेकार कॉलेजेस में आम जनता पढ़ती है जिसमें पढ़ने के बाद ना कोई जॉब ना ही बेहतर विचार का निर्माण होता। उनके सामने ठेले वाला भी अमीर लगता, जिसके बाद लोगों को पढ़ना लिखना एक लॉस का इन्वेस्टमेंट लगने लगा जिसका आरओआई नहीं दिख रहा था। लेकिन शादियों में जम के खर्चा करते क्योंकि ज्ञान के अभाव में उनके पास लॉजिक और रीजनिंग नहीं था। लेकिन सोशल स्टेटस को दिखाने के लिए हम भी कुछ हैं और पीयर प्रेशर जैसे उनके रिलेटिव और यार दोस्त के शादियों के स्टैंडर्ड को मैच करने के चक्कर में उनकी शादी काफी एक्सपेंसिव हो जाती। अब पढ़े लिखे समाज का एग्जांपल लेते हैं तो लाइक यूएसए, वहां पे ऑप्शन है अगर लड़का लड़की राजी हैं तो 10 लोग को बुला के भी शादी की जा सकती है और समाज को कोई भी आपत्ति नहीं होती है। ऐसा नहीं कि समाज बुरा मान जाता है। वहां पे एवरेज कॉस्ट ऑफ जो मैरिज होती है वो 30 से 40 हजार डॉलर होती है और उनकी ईयरली मिनिमम जो सैलरी होती है 50 से 60 हजार डॉलर होती है। तो 30 से 40 हजार डॉलर अगर उनको सेव करना अपनी शादी के लिए तो मुश्किल से 2 से 3 साल लगती है। लेकिन वहीं इंडिया में पूरी की पूरी जीवन की कमाई लग जाती है। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि शादी कैसे करनी है ये आप सोचो, बट इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना कि पढ़ा लिखा इंसान एक एक्सपेंसिव शादी से ज्यादा कुछ समाज में दे सकता है। एक बेहतर पढ़ी लिखी लड़की किसी भी परिवार और समाज को समझ सकती है और उसे बेहतर बना सकती है। और जाते जाते यही कहूंगा, वह महंगी शादी और दहेज का पैसा एक दिन की चांदनी है, बाकी जिंदगी उसके साथ बीतेगी जिसको लाए हो आप। अब चाहे एक्सपेंसिव शादी से लाए हो या एक चाय पिला के की गई शादी हो, डू नॉट मैटर इन लाइफ। मैटर करता है कि क्या आप एक दूसरे को समझ सकते हो, और समझ केवल और केवल ज्ञान से आता है।